सियासत में समय का पहिया लगातार घूमता रहता है। चलना सिर्फ समय का तय है, लेकिन सियासी शिखर पर पहुंचना और वहां बने रहना इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वक्त के साथ कदम ताल कैसा है। आज चलते चलते में हम जिस मेहमान के पास पहुंचे हैं, जिस व्यक्ति के पास पहुंचे हैं, वो यूपी की सियासत में एक व्यक्तित्व तो बन चुका है। 32 साल की उम्र में जब एक आम इंसान ये सोचता है कि समाज और निजी जीवन के बीच में तालमेल कैसे बनाया जाए, उस उम्र में ये आदमी वो फैसले ले रहा था जिसकी वजह से समाज की दशा और दिशा तय हो रही थी। आज हम जिस व्यक्ति के पास है वो यूपी सरकार में मंत्री हैं, दानिश आज़ाद अंसारी। सर, 32 साल की उम्र में आपने मंत्री पद तक का सफर तय किया, कैसा रहा सफर? इसको कह सकते हैं कि बहुत संघर्षों भरा सफ़र रहा, लेकिन ऊपर वाले के आशीर्वाद से या दुआओं से, साथियों के हौसलों से हमने 32-33 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में मंत्री बन के समाज की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी का भी, हमारे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी, जिन्होंने एक यंग ब्लड के ऊपर जिन्होंने विश्वास जताया। और निश्चित तौर पे समाज में जब राजनीति के माध्यम से आप समाज के हित के लिए, विकास के लिए कोई काम करना चाहते हैं, तो अगर यंग एज पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये समाज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है और ये खुद उस व्यक्ति के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर आप बहुत सारी चीज़ों के, आपके सोचने के तरीके अलग अलग होते हैं, चीज़ों को समझने का और देखने का नज़रिया आपका अलग होता है, एनर्जी आपके अंदर होती है, क्रिएटिविटी आपके अंदर होती है, एक समाज के लिए कुछ कर गुजरने की का एक हौसला आपके अंदर होता है। और अगर इस यंग एज पे आपको एक महत्वपूर्ण पद पे बैठाया जाए तो यकीनी तौर पे आप अपने विज़न को बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे उतारने में कामयाब हो जाते हैं। सीधे एक पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं। पहले संभल और अब बरेली में, यूपी में जैसे भी अराजकता फैलती है तो पहले इसे साधारण बताया जाता है, जब जांच होती है तो पता चलता है कि इसके पीछे एक साजिश थी। आपको क्या लग रहा है कि जो बरेली में हो रहा है उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है? यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं, बरेली में जो घटना हुई ये घटना बहुत चिंताजनक है, क्योंकि कानपुर का इसका एक उसका सीक्वेंस है। मैं उस सीक्वेंस ज़रूर समझाना चाहूँगा कि कानपुर में एक एफआईआर की चर्चा होती है कि आई लव मोहम्मद लिखने पे, मैं बहुत चूँकि बेबाकी से बात ज़रूर बताऊँगा क्योंकि इस बात को डीपली समझने की ज़रूरत है कि कानपुर में एक रूमर उड़ाया जाता है कि कानपुर पुलिस ने एक जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखने पे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों पे एफआईआर की। लोगों को ये बताया गया, बरगलाया गया, कंफ्यूज किया गया कि आई लव मोहम्मद लिखने पे कानपुर की पुलिस ने मुसलमानों के ऊपर एफआईआर किया, जबकि पूरी तरीके से ये बात गलत है। कानपुर में कहीं भी किसी भी थाने में आई लव मोहम्मद लिखने पे कोई भी एफआईआर नहीं हुई, लेकिन इस बात के बारे में भ्रम फैलाकर हमारे ही कौम के लोगों को मिसगाइड करने का काम हमारे ही कौम के कुछ मौलाना लोगों ने किया, जिसका परिणाम बरेली में देखने को मिला। एक नाम ले लेता हूँ, मौलाना तौकीर रजा जी। कोई भी हो, देखिए मेरा ये कहना है कि नाम केवल एक जरिया है, उसके पीछे के मकसद को समझने की ज़रूरत है। मकसद उसके पीछे का ये है कि जो हमारी जो मुस्लिम कौम है उसको उसके मूल मुद्दों से भटका के रखा जाए। हमारे कौम का मूल मुद्दा क्या है, या हमारे कौम का मूल मुद्दा क्या होना चाहिए? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, उद्योग है। हम गरीबी से आगे बढ़ के समृद्धि की तरफ बढ़ें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ बढ़ें, बिल्कुल एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ें, अपलिफ्टमेंट की तरफ बढ़ें। ये आज के मेन मुद्दे हैं, लेकिन इन मूल मुद्दों से भटकाने का काम कुछ राजनीतिक दलों ने हमेशा किया है और हमारे ही कौम के कुछ मौलानाओं ने किया। देखिए, मैं बहुत बड़ा ये स्टेटमेंट कहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक नौजवान हूँ और मैं कुछ इसीलिए लगा रहा हूँ, कुछ मौलानाओं को नहीं अच्छा लगता है कि कौम को हम तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ाएं, ताकि हम बात करें बंद हो जाए। सही बात। और अपनी राजनीति में आप इस कदर आपने अपनी आंखों पे पट्टियाँ बांध ली हैं कि हमारे कम्युनिटी की भलाई आपको नहीं दिख रही है। आप देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश में, मैं अगर उत्तर प्रदेश में हूँ तो उत्तर प्रदेश की बात करूँगा, उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। तो हम अगर उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो निश्चित तौर पे बिना उस 5 करोड़ को डेवलपमेंट से जोड़े हम उत्तर प्रदेश का विकास के बारे में नहीं सोच सकते। बिल्कुल 5 करोड़ की आबादी को सही तरीके से गाइड करके उनको सामाजिक रूप से उनका उत्थान करना, राजनीतिक रूप से उनका उत्थान करना, आर्थिक रूप से उनका उत्थान करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन हमारे कौम के कुछ मौलाना ये नहीं चाहते कि हमारा कौम तरक्की की तरफ आगे बढ़े। वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरीके से ये साजिश रची जाए कि हमारे कौम के बच्चे तालीम में पिछड़ जाएं, रोज़गार में पिछड़ जाएं। अच्छा, आप ये बताइए, देखिए आज़ाद हिंदुस्तान में पहला शिक्षा मंत्री आज़ाद हिंदुस्तान का मुस्लिम कम्युनिटी से बनता है। फिर भी आज समाज और 2013 में 14 में मोदी जी आए, 2013 में एक आंकड़ा आता है और उसमें ये कहा जाता है कि तालीम में सबसे पिछड़ी कौम अगर हिंदुस्तान में कोई है तो मुसलमान है। अब आप ये बताइए, देश का पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान, तो जिस कम्युनिटी से आता है वो कम्युनिटी तो कम से कम तालीम में सबसे आगे नहीं तो दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर होनी चाहिए। ये सबसे आखिरी पायदान पर हम कैसे पहुंचे? अगर मान लीजिए किसी गांव में, एक छोटा सा बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं कि किसी गांव में किसी घर का बेटा अगर IAS IPS बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो उस गांव का सबसे बढ़िया बड़ा मकान, खूबसूरत मकान उस परिवार का होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। उसी तरीके से अगर हमारे कौम का कोई पहला, हिंदुस्तान का पहला शख्स शिक्षा मंत्री बनता हमारे कौम का, तो कम से कम हमारे कौम के बच्चों को, हमारे कौम के नौजवानों को अच्छी शिक्षा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सभी की थी। मैं किसी दल को नहीं बोलता, सभी की थी, खुद मुसलमानों की भी थी। आज अगर हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो इसकी जिम्मेदारी हमारे कौम के लोगों के भी है, क्योंकि जब तक कोई भी कौम तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो कौम खुद आगे नहीं बढ़ना चाहे। हम यह चाहते हैं कि आज हमें अपने बातों के विषय को बदलना पड़ेगा। इसमें एक चीज और है कि कहा जाता है कि सियासी भागीदारी ही तय करती कि कोई कौम, कोई समाज कितना आगे बढ़ता है। इस मामले में बिल्कुल अलग है। सियासी भागीदारी ये तय कर रही कि कौम कितना पीछे जाएगा। यकीनी तो तमाम वो लोग जो हमारी वोट की ताकत से सत्ता की कुर्सी पर बैठे, विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तक बन गए लोग, लेकिन कभी भी केवल और केवल हमारा राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत हमारा इस्तेमाल किया गया और हमारे शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया गया, हमारे विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया, हमारे रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया गया। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के नाते नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल कि मैं बीजेपी से हूँ या बीजेपी का मिनिस्टर हूँ, योगी सरकार में मिनिस्टर हूँ, इस नाते। अब ये बताइए, मदरसे आज से तो खुले नहीं है। बिल्कुल, मदरसे तो बहुत पहले से खुले हैं। 2017 में से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उससे पहले सपा थी और भी दीगर पार्टियां थी। तो क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के प्रॉपर एजुकेशन के लिए तब काम नहीं हो सकता था? बिल्कुल। मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा दीन इस्लाम पढ़े, बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या उसी मदरसे में हम साइंस, कंप्यूटर और मैथ्स नहीं पढ़ा सकते थे? क्या उस मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को हम समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नहीं काम कर सकते थे? क्या मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट से नहीं जोड़ सकते थे? क्या हमारे मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों के एम्पावरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए हम नहीं काम कर सकते थे? ये क्यों नहीं किया गया? मदरसा तो पहले भी था। मदरसे में मैं आपको आंकड़े के तौर पर बताऊँ, उत्तर प्रदेश में 16,513 मदरसे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट के मान्यता प्राप्त मदरसे 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसे उत्तर प्रदेश में 16,513 हैं, जिसमें 16 लाख से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। 16 लाख बच्चे, ये किस परिवार के हैं? ये गरीब परिवार के हैं। जो गरीब मुस्लिम परिवार का बच्चा है वो मदरसे में जाता है। तो वो गरीब बच्चे को अगर हम केवल उर्दू अरबी फारसी तक क्यों सीमित रखना चाहते हैं? बेशक दीन इस्लाम वो पढ़े, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो बच्चा मैथ, साइंस, कंप्यूटर भी पढ़ना चाहिए ताकि हमारे कम्युनिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर इसके बारे में किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा। उन्होंने क्या कहा कि मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होना चाहिए। बिल्कुल, ये सोच की ज़रूरत है, लेकिन इसी सोच से दूर रखने का काम हमारे ही कौम के कुछ लोग करते हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि देखिए, ये गलती या कमी दूसरों की नहीं है, यहाँ कमी, यहाँ खुद हमारी कमी है कि हमारी कम्युनिटी के लोग जिन पर हम ही फेथ करते हैं, हम ही जिन पे बिलीव करते हैं, उन्हीं लोगों ने हमेशा हमारे साथ साजिश रच के और हमें तरक्की और तालीम से पीछे रखा है। ये बड़े अफसोस की बात है। एक सवाल इसमें, 2027 में चुनाव है और अब पहले संभल अब बरेली, तो ये चुनाव को देख के तो ऐसा नहीं किया जा रहा कि चलो भाई फिर से अब आ रहा है, वैसा माहौल बनाया जाए, सांप्रदायिक माहौल। देखिए, समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे और भी जो पार्टियां हैं जो अपने आप को मुसलमानों का हितैषी होने का ढिंढोरा पीटती हैं, इन पार्टियों ने हमेशा हम मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल किया।
हमेशा हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। देखिए मुस्लिम क्या है, मुसलमान एक जज्बाती कौम है, इनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना ये हमेशा इन पार्टियों का एजेंडा रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है कि जिम्मेदारी हमारे कौम की भी है, सारी जिम्मेदारी हम किसी दूसरे पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल, जिम्मेदारी हमारी कौम की भी है कि क्या हम अपना राजनीतिक इस्तेमाल होने दें या फिर हम आगे बढ़ के तरक्की और तालीम पे बात करें। आपको नहीं लगता कि मुस्लिम युवाओं को आगे आकर इसके बारे में बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से? चाहिए, आप हमसे भी सवाल पूछना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी दूसरों से सवाल पूछे और मुझसे मत पूछो, जो आप सवाल मुझसे भी पूछो कि दानिश आजाद अंसारी, आप मुस्लिम कौम के नौजवान हो, आप मिनिस्टर बने, बीते 3.5 साल में आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि आप 3-3, 4-4 बार प्रदेश में सत्ता में रहे, आपने मुसलमानों के नौजवानों के लिए क्या किया? कांग्रेस से पूछना चाहिए, मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा पीछे। मैं वही अभी उसी पे आ रहा था कि अगर आपके 3 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो कौन सा ऐसा काम है जिसको करके आपको संतुष्टि हुई कि नहीं मैंने अपने समाज के लिए ये काम किया है? देखिए संतुष्टि तो सबसे ज्यादा इसलिए हुई कि देखिए काम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे की नीयत जरूरी है। और मैं अपने आप से इसलिए संतुष्ट मैं कहा जाऊंगा कि मेरी नीयत बड़ी साफ है, क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये सिखाया है। जब मैं मिनिस्टर बन के पहली बार गया प्रधानमंत्री जी से मिलने और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, ये तो बंद कमरे की बात है, उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि आप अपने कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कीजिए, इसी के लिए आपको बनाया गया। यही एक लाइन उन्होंने बोली, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी। और आप देखिए बीते 3.5 साल में लगातार मैंने ईमानदारी से अपने मुस्लिम समाज के अच्छे एजुकेशन के लिए काम किया, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, उनके रोज़गार के लिए काम किया गया, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया गया, मदरसा के प्रॉपर रिफॉर्मेशन के लिए काम किया गया। आज मदरसे में हम दीन इस्लाम के साथ साथ SCRT NCRT कोर्स को भी हमने लागू किया है और मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर भी पढ़ता है। इसके अलावा हिंदुस्तान में पहला ऐसा हमारा प्रदेश बना उत्तर प्रदेश जिसने मदरसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराई, ये किसी और ने नहीं कराई। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, मैं ऐसा नहीं कि गलत बोल सकता हूँ। आज डिजिटल युग है, अभी कोई जो भी इंटरव्यू देख रहे होंगे वो अपने गूगल पे जाएँ, सर्च इंजन पे जाएँ और UPAI उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर्च करें, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। हमने मदरसे को टोटल डिजिटल किया, मदरसा ई-लर्निंग ऐप डेवलप किया, मेला ऐप, जिसमें मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो अपने मोबाइल पे पूरे करिकुलम को डाउनलोड कर सकता है और घर बैठे अपनी पढ़ाई अपने मोबाइल पे कर सकता है। इसके अलावा हम आने वाले दिनों में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मदरसे में पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हैं, उनकी टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आधुनिक शिक्षा से कैसे मदरसे की शिक्षा का तालमेल हम बैठा पाए, इसके बारे में हम उस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने शिक्षकों को सिखाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, हर जनपद में अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में जहाँ पे 25% से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ की आबादी है, वहाँ पे हमने इंफ्रा डेवलपमेंट का काम किया है। हमने वहाँ पे स्कूल बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, ITI और पॉलिटेक्निक के स्कूल बनाए हैं, डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं। हमने बरेली में 140 करोड़ की लागत से यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया। हमने गाजीपुर में 12 करोड़ की लागत से ITI बनाया, मऊ में 12 करोड़ की लागत से पॉलिटेक्निक बनाया, देवरिया में, रामपुर में, बरेली में, आजमगढ़ में, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में हम इंफ्रा डेवलपमेंट का काम अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसके इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए भी काम करना ज़रूरी है, ये हम समझते हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों में कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, इन मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपरली एजुकेट करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, उनको रोज़गार से जोड़ने के लिए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की, UPMG अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी गर्ल्स, जिसमें हमारी मुस्लिम महिलाएं खासतौर पर जो ट्रिपल तलाक के जो दंश से पीड़ित है, ऐसी महिलाओं को हम स्किल से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं, उनके एम्पावरमेंट का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, इसी को विपक्ष बता रहा है मुस्लिम विरोधी। हम मुसलमानों को जब तालीम देने की बात करते हैं, विपक्ष कहता है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं। हम जब कहते हैं मुसलमानों के रोज़गार की बात, ये बात विपक्ष को अच्छी नहीं लगती। हम जब उद्योग की बात करते हैं
विपक्ष को ये बात अच्छी नहीं लगती। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों ने केवल और केवल हमें गुमराह करने के अलावा, उन्होंने टोपियां पहनी और हमें टोपियां पहनाई। ये कहावत है, टोपी पहनाना। वो टोपियां पहनाने का काम मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने यही कहा था, ना टोपी पहनूंगा ना टोपी पहनाऊंगा। यकीन देखिए, हमें क्या जरूरत थी, मुसलमानों को एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो आगे बढ़ के मजबूती से हमारे बातों को, हमारे विकास के लिए काम करे, हमें गुमराह करने के लिए नहीं। केवल और केवल इफ्तार पार्टियों में शामिल होना मुसलमानों के वेलफेयर को नहीं साबित कराता है। आपने एम्पावरमेंट के सारे काम किए। मेरा सवाल यही है कि आपने एम्पावरमेंट के सारे काम तो कर दिए, लेकिन अभी आपने कहा कि भावुक कौम है। इस कौम को समझाएंगे कैसे कि हम आपके लिए कर रहे हैं भाई, आप बहकावे में ना आइए। देखिए, समझाने की मैंने एक बताया कि ये गेंद अब कौम के पाले में। ये मैंने बताया कि कोई भी कौम वो तब तक आगे नहीं बढ़ सकती, कोई भी पार्टी उसको आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक वो कौम खुद आगे ना बढ़ना चाहे। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे हमारे कौम के लोग इन बातों को समझ रहे हैं। जो हमें बरगलाने फुसलाने का जो काम कुछ लोग करते हैं, उस चीज़ों से बाहर निकल के हमारे कौम के लोग एजुकेशन को और एम्पावरमेंट को चुन रहे हैं। हाँ, आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में रोजगार मेले लगाने वाले हैं, हम स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज लागू करने वाले हैं, हम हमारी मुस्लिम महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए काम करने वाले हैं। अभी हमने देखिए, मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए उनका आर्थिक रूप से उनको मजबूत करना है, उनको सामाजिक रूप से मजबूत करना है, उनको शैक्षणिक रूप से मजबूत करना है, उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत करना है। यही 4-5 पिलर है जो किसी भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन हर पिलर्स पे ईमानदारी से हम इन हर पिलर्स को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं फिर से बरेली आना चाहूँगा। आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन माता प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में बरेली जा रहा था, उसे रोक दिया गया। इकरा हसन थे, जियाउर रहमान बर्ग थे। फिर उन लोगों का स्टेटमेंट आता है कि यूपी में अघोषित आपातकाल है। मेरा ये कहना है कि हर चीज़ का राजनीति, बरेली में जो दुखद घटना हुई और हमारे ही कौम के एक मौलाना ने हमारे कौम के लोगों को जानबूझ के सड़कों पर उतारने के लिए जज्बात में लाने का काम किया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब वो जो मामला पूरा हो चुका है, अब फिर उस पर राजनीति करके फिर से मुसलमानों को गुमराह करने का। देखिए, समाजवादी पार्टी ने, मैं बहुत कोशिश कर रहा था मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ना लूँ, क्योंकि मैं इस इंटरव्यू में चाहता था कि मूल मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन ये भी एक मूल मुद्दा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को भी बहुत अच्छे से एग्जामिन करने की ज़रूरत है हम मुसलमानों को, कि समाजवादी पार्टी ने किस तरीके से अपने कार्यकाल में हमारे लिए क्या क्या काम किया। आज आरटीआई है, आप आरटीआई से भी मांग सकते हो कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मेन स्ट्रीम में कितने मुसलमानों को जॉब मिली। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे कहाँ तक गए, या फिर सियासी भागीदारी की, या समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कितने हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को, आम मुस्लिम, मैं मुस्लिम समाज में आम मुसलमान की बात करता हूँ, किसी परिवार के मुसलमान की या किसी बड़े मुस्लिम चेहरे की बात नहीं करता हूँ, कितने आम मुसलमानों के राजनीतिक उत्थान के लिए काम जैसे आपको बीजेपी ने मौका दिया। मैं तो एक आम मुस्लिम पसमानदा समाज का बच्चा था। आज भी मेरे गांव में मेरा मकान है, वो बहुत पुराना बना हुआ है, 2-3 कमरे का मेरा मकान है। आज भी, आज के डेट में भी आप कोई भी जाके देख सकता है वहाँ पे। मैं बलिया से हूँ तो मैं ये चीजें जानता हूँ, बलिया से बहुत अच्छी बात है। तो आप जानते होंगे कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, मेरे पिताजी कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं थे, ना ही कोई बड़े बिजनेसमैन थे, एक आम परिवार से का जन्मा मैं बच्चा था। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आगे बढ़ा के यहाँ तक पहुँचाया। ये होता है सही मायनों में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना। बिल्कुल, इसको कहेंगे कि आपने अपनी कम्युनिटी को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट दिया है, लेकिन ऐसा कोई भी काम समाजवादी पार्टी ने तो नहीं किया। जब मैंने बताया कि कैसे उस कौम को बताया जाएगा, बरेली की बात होती है, सीएम योगी जब बोलते हैं तो कहा जाता है कि वो अपना नफा नुकसान नहीं तोलते हैं। इस बार बरेली के बाद जो उनके स्टेटमेंट आए हैं, अब कह रहे हैं कि समाज में नफरत फैला रहे हैं, ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, दंगाइयों का यही हश्र होगा। देखिए, मेरा ये मानना है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ईमानदारी से समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। बिल्कुल, आप सोशल मीडिया से हम सभी जुड़े हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जब जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है लखनऊ में, आप देखिए बड़ी संख्या में वहाँ हमारे मुस्लिम समाज के लोग जाते हैं। अभी 4 दिन पहले का आप बताओ, आपने देखा होगा। मैंने गोरखपुर में भी देखा, लखनऊ में भी एक मुस्लिम समाज की महिला के बच्चे को के साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं, गोद में लिया, उसको चॉकलेट दिया। तो देखिए, एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है समाज को एक संतुलित माहौल देना, एक भयमुक्त माहौल देना, एक अपराध मुक्त माहौल देना। अगर
अपराध मुक्त माहौल समाज में कायम होगा तो इससे सभी जाति धर्म मजहब के लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल। किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं होगा, किसी एक जाति धर्म के लोगों को फायदा नहीं होगा, सभी को फायदा होगा। अगर यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है उसको लाभ सबको मिलेगा। अगर यहाँ सड़कें अच्छी हैं उस सड़कों पर हर लोग चलेगी। अगर यहाँ बिजली की व्यवस्था अच्छी है वो व्यवस्था सबको मिलेगी। बिजली का उदाहरण मैं दूंगा, पहले बिजली उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में केवल 4-5 जिलों में जो वीआईपी जिले घोषित थे वहीं आती थी। आज उत्तर प्रदेश का जितना 75 जनपद है सभी जनपद वीआईपी है। हर जनपद में अच्छी लाइट आती है, हर जनपद के रोड के लिए काम हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया मुख्यमंत्री जी द्वारा। उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे जो जिले हैं, सुल्तानपुर है अल्पसंख्यक बाहुल्य है, अम्बेडकर नगर है अल्पसंख्यक बाहुल्य है, आजमगढ़ है अल्पसंख्यक बाहुल्य है, मऊ है अल्पसंख्यक बाहुल्य है, गाजीपुर अल्पसंख्यक बाहुल्य है, बलिया तक हमारे जाता है वो। तो ये दोनों पटरी पे जो लगातार जो जनपद हैं ये सब अल्पसंख्यक बाहुल्य हैं। तो उस रोड पे उस एक्सप्रेसवे का फायदा सारे सभी लोगों को हो रहा है और ज़्यादातर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हो रहा है। कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, उनके बिजनेस में उनको एम्पावरमेंट मिल रहा है, उनको ग्रोथ मिल रहा है। तो यही एक समाज की क्या ज़रूरत है? एक समाज की ज़रूरत है कि उसको ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो निष्पक्ष भाव से काम करे। हाँ, उसकी निष्पक्षता के ऊपर अगर आप प्रश्न उठाएंगे कि मान लीजिए अगर रोड पे कोई गलत काम हो रहा है या रोड पे कुछ उपद्रव हो रहा है, मान लीजिए कोई भी करे, मैं किसी का, तो अगर उस उपद्रव में कोई भी जा रहा है, रोड पे तो सब चलते हैं, तो उस उपद्रव के बीच में अगर कोई भी फंस जाए, मुस्लिमी कम्युनिटी का फंस जाए, तो किसके लिए गलत है? वो हमारी कम्युनिटी के लिए तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसी किसी उपद्रव में हमारे किसी ने किसी की गाड़ी में आग लगा दी, वहाँ वो गाड़ी किसकी कोई नहीं देखता है, वो गाड़ी किसी मुसलमान की निकल गई तब किसकी घाटा है, किसकी हानि है? तो हम सब देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें अपनी बातों को नहीं रखना चाहिए। बरेली की घटना में फिर से बोलूँगा, इसको ज़रूर आपको दिखाना चाहिए कि मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी बातों को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अपनी बातों को कहने का एक संवैधानिक अधिकार हम सबको मिला है, चाहे हमारे हिंदू भाइयों को चाहे मुस्लिम भाइयों, कानून के दायरे में रह के अपनी बात। कानपुर की कोई घटना के बारे में कोई अगर किसी ने भ्रम फैलाया, चलिए हम भ्रमित हो गए, हमें लगा कि नहीं कानपुर में कोई ऐसी घटना वाकई हो गई, ऐसी घटना जबकि हुई नहीं है, तो हमारा जो लोकतांत्रिक हमारा हथियार है उसको न्यायपालिका है, डेलीगेशन है। डेलीगेशन लेके अगर वो सही मायने में मौलाना लोग या वो समाजवादी पार्टी के नेता जो आज ये जो पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, अगर वो चिंतित होते तो एक डेलीगेशन जाके मुख्यमंत्री से मिलता, एक डेलीगेशन कमिश्नर से मिलता, डीएम से मिलता, मैं माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हूँ मुझसे मिलता। बिल्कुल। लेकिन किसी से भी आप पूछ लीजिए, आप इसको आप इसका रियलिटी चेक भी करा लीजिए, क्या किसी डेलीगेशन ने कहीं मिलने के लिए कोई ऑफिशियली लेटर दिया? नहीं दिया, क्योंकि हमें केवल बरगलाने का मकसद इन लोगों का था। आज भी समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो जा रहा है उसके पीछे का मकसद यही है कि मुसलमानों को बरगलाया जा सके। बिल्कुल भ्रमित। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अब ये गेंद है मुसलमानों के हाथ में कि हमको बरगलाने वालों के पक्ष में हम खड़े होंगे या हमको डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने वालों के पक्ष में हम खड़े होंगे। जब मैं आपके पास आने वाला था तो मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था कि मंत्री जी से जो जनता का सवाल होगा आप पूछिए, तो ज्यादातर कमेंट्स बलिया से आए, क्योंकि मैं भी बलिया से हूँ, आप भी बलिया से हैं। लोगों ने पूछा कि बलिया की सियासी भागीदारी तो बहुत है, कई सालों से समृद्ध रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होती है तो हमारी डिपेंडेंसी दूसरे जिलों पे है, दूसरे बड़े जिलों पे है, या फिर मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से मांग हो रही है, ये कब पूरा होगा? मंत्री जी से पूछिएगा। देखिए, यकीनी तौर पे एक बलिया का निवासी होने के नाते मैं ज़रूर जो बलिया की अपेक्षाएं हम लोगों से, उन अपेक्षाओं पे खड़े उतरने के लिए हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस समय जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बलिया का, है बलिया का मेडिकल कॉलेज। यकीनी तौर पे मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया है और जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो सके, इसको भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द बलिया में आके मेडिकल कॉलेज की आधिकारिक रूप से शुरुआत भी करेंगे। बजट भी उसके लिए एलोकेट हो गया है, ज़मीन भी एलोकेट हो गई है। इसके अलावा बलिया में केवल मेडिकल कॉलेज ही नहीं, बलिया में हम एक स्पोर्ट्स कॉलेज को भी डेवलप कर रहे हैं, बलिया में हम इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करने का काम कर रहे हैं। बलिया में किस तरीके से, देखिए बलिया हमारा जो बलिया का जो जोग्राफिकल कंडीशन है, उस कंडीशन को समझते हुए वहाँ के नौजवानों को कैसे हम अच्छी शिक्षा, स्किल और रोज़गार से जुड़े, इसके लिए भी काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं खुद एक नौजवान हूँ और मैं लगातार हम लोग इन बातों के लिए काम कर रहे हैं कि बलिया में एक यूनिवर्सिटी हमने ऑलरेडी खोल के रखी है, चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ हम बलिया में आने वाले दिनों में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के अलावा एक वुमेन्स डिग्री कॉलेज भी हम खोलने जा रहे हैं बलिया में। स्पोर्ट्स कॉलेज ऑलरेडी काम वहाँ पे शुरू हो चुका है।
इसके अलावा बलिया में जो हमारे इंडस्ट्रीज है वो बलिया की तरफ आए। जो अभी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, ये जब पूरा हो जाएगा तो एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ की जो ज़मीनें हैं, अभी हमारी लास्ट वीक ही हम लोग बैठे थे सारे हम लोग बलिया के अधिकारीगण भी और बलिया के तमाम हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और इन एक्सप्रेसवे के अगल बगल हम इंडस्ट्रीज को आमंत्रित करें ताकि रोजगार को बढ़ावा मिले। हाँ, क्योंकि बलिया में देखिए, बलिया में हमारे पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है। स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर बलिया में बहुत है। तो अगर बलिया के आसपास इंडस्ट्रीज आएंगी तो निश्चित तौर पे एक ठोस विकास होगा और ये पूरे पूर्वांचल को इससे फायदा पूरे मिलेगा। पूर्वांचल का एक इकोनॉमिकल बूस्टअप हमारे बलिया। देखिए, आने वाले समय में जो हमारा प्रयास है, निश्चित तौर पे अगर हम प्रयास में हमारे बलिया के साथियों ने हमारा सही साथ दिया तो हम आने वाले समय में बलिया को एक जो हमारा ग्रोथ है, पूर्वांचल का ग्रोथ है, उस ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट बलिया बनेगा। क्योंकि देखिए, एक तरफ हमारे बिहार है, तो हम पूरे बिहार को भी, कोई भी इंडस्ट्री आएगी तो वो बिहार को भी कवर कर सकती है। बॉर्डर एरिया। एक तरफ हमारे देवरिया है, गोरखपुर है, ठीक है, एक तरफ हमारे गाजीपुर है, बनारस है, सोनभद्र, इधर से मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं। और जो हमारा एक्सप्रेसवे बन के तैयार होगा, लिंक एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो हमारी कनेक्टिविटी बलिया से दिल्ली तक की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से प्रयागराज तक का था, उसकी एक और कनेक्टिविटी बलिया तक भी, पूर्वांचल तक भी दे दी गई है। यानी अगर बलिया में आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो आप उसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सीधे दिल्ली तक उतरेंगे। तो यही देखिए, ठोस विकास की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ा सा उसमें समय इसलिए लग रहा है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और जब तक बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे जनपद में, जनपद का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। सड़क नाली ये तो बनना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अच्छे इंस्टीट्यूट्स, अच्छे कॉलेजेस आएँ, अच्छी इंडस्ट्रीज आएँ, इस पे हम लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे बलिया के हमारे खास तौर पे नौजवानों को मैं बताना चाहूँगा कि हम पूरी ईमानदारी, मैं खुद एक नौजवान होने के नाते बलिया के विकास की बहुत चिंता हमें है, और उस विकास को हम धरातल पे उतारने के लिए गंभीरता से काम कर रहे हैं। चलते चलते अब आखिर में एक रैपिड फायर कर लेते हैं। मैं कुछ नाम लूंगा आपको, बस उनके बारे में जो एक शब्द आपके दिमाग में आता है वो बोलना होगा। योगी आदित्यनाथ, मेहनती, असदुद्दीन ओवैसी। कुछ कह नहीं सकते, एक शब्द, कुछ कह नहीं सकते। ओके। अखिलेश यादव, भ्रामक। एक नाम और चर्चा में बहुत आजकल, आजम खान। आजम खान के बारे में तो आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलते चलते में आज हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी। अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए DD यूपी।